हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेसिक कंपास। आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हम लोग समरफेल्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशंस और उसके लिमिटेशंस को कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है देन डू वॉच इट, क्योंकि वो लेक्चर देखने के बाद ये वाला लेक्चर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि उस लेक्चर के साथ ये वाला लेक्चर लिंक्ड है। बिकॉज आज जो हम समरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे ये कोई सेपरेट एटॉमिक मॉडल नहीं है, रैदर इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4। और आज का जो हमारा गोल रहेगा इट विल बी समरफेल्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल, और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेंगे और उसके लिमिटेशंस के बारे में भी। ठीक है, छोटा लेक्चर रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट द टाइम, लेट्स बिगिन। सो जो समरफेल्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल था, बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, लाइक बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक्सटेंशन क्यों जरूरत आन पड़ी, लाइक व्हाई वाजंट इट सफिशिएंट बाय इटसेल्फ। क्योंकि लाइक कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे जो बोर्स एटॉमिक मॉडल को, उसको लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए समरफेल्ड ने उसका जो उनका मॉडल एक्सटेंड किया था। ठीक है, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक दैट बोर्स एटॉमिक मॉडल हैड वाज कि उन्होंने बताया था कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांजिट करते हैं बिटवीन शेल्स, तो फॉर ईच ट्रांजिशन इट वाज एसोसिएटेड विद अ सिंगल वेवलेंथ ऑफ कलर। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम आता था ना, जो स्पेक्ट्रम आता था, फॉर एग्जांपल एक स्पेक्ट्रम है और इसमें कुछ इस तरीके से डिफरेंट कलर के लाइंस थे। ठीक है, तो फॉर लाइक उन्होंने बोला था कि फॉर ईच ट्रांजिशन, ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, तो फॉर ईच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल शार्प लाइन के कलर्स आते थे। ठीक है, बट ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ऑन फर्दर लाइक जब एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, एडवांस्ड माइक्रोस्कोप जब हमने लाइक स्कोप इन करके देखा इसको, लाइक ईच शार्प लाइन rather than being a single line, it consisted of different या मतलब क्लोजली एसोसिएटेड लाइंस। ठीक है, लाइक विद इन द शार्प लाइन ये एक सिंगल लाइन नहीं था, रैदर इट हैड अ कलेक्शन ऑफ लाइंस इन बिटवीन दोज शार्प लाइन। ठीक है, तो ये जो फेनोमेनन था कि लाइक ये सिंगल ब्लू लाइन अपन लाइक close observation, it consisted of few different lines of closely associated wavelengths. तो ये जो phenomena था, it like Bohr could not explain that phenomena. So to kind of explain it, समरफेल्ड एक एक्सटेंशन दिया बोर्स एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो like in that theory, Sommerfeld suggested that the electrons revolve around the nucleus in an elliptical path with nucleus situated at one of its foci. ठीक है, बोर ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस सेंटर में है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। बट समरफेल्ड ने क्या बताया, rather than being in a circular orbit, electrons revolve around the nucleus in an elliptical path, and nucleus क्या कहाँ पर है, न्यूक्लियस सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है, एंड इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट देयर विल बी अ मेजर एक्सिस एंड अ माइनर एक्सिस having different lengths as compared to Bohr's circular orbit where there is only one axis. ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर अच्छे से देखो कि बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार ये न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस इस तरीके से सेंटर में, और जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर है। ठीक है, ऑर्बिट है जो सर्कुलर है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट अकॉर्डिंग टू समरफेल्ड्स मॉडल, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से वन ऑफ इट्स फोकाई में होता है और जो ऑर्बिट होता है ये इस तरीके से एक इलिप्स होता है, लाइक और जो न्यूक्लियस है इट इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। एक न्यूक्लियस यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। एक इलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो वन ऑफ द फोकस में पाया जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, और जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से इलिप्स होगा, और इलिप्स में क्या होता है, इस तरीके से दो एक्सिस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। बट सर्कल में कुछ इस तरीके से नहीं होता है।
और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अलग अलग लेंथ के होते हैं। बट सर्कल में कुछ इस तरीके से, अगर देखो मैं अगर एक्सिस ड्रॉ करने के लिए ट्राई करूँ, एक्सिस ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, कुछ इस तरीके से हो जाता है जो कि इक्वल लेंथ का होता है। और यहाँ पर एक्सिस नहीं बोलते, हम इसको एक नया नाम देते हैं, दैट इज डायमीटर। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, आप लोग अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, जो सर्कल है ना, ये इलिप्स का एक स्पेशल केस है। समरफील्ड यही बताए थे कि जो सर्कल है ये इलिप्स का एक स्पेशल केस है, कि अगर मैं माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का लेंथ इक्वलाइज कर लूँ तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, उनका पाथ ओनली सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर तो एक स्पेशल केस है, यूजुअली वो इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जब मैं लाइक उस ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट तब सर्कुलर हो जाता है जब माइनर और मेजर एक्सिस इक्वलाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन्स मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अच्छा मैं पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा बात समझा देता हूँ, दैट इज, फॉर एग्जाम्पल दो पॉइंट्स लेता हूँ इलेक्ट्रॉन का। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन एक केस 1 पर यहाँ पर है और केस 2 पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्सिस अगर ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके लिए कुछ एंगल होगा अगर φ1, इसके लिए कुछ एंगल होगा φ2, इसके लिए रेडियस अगर r1 होगा, इसके लिए रेडियस r2 होगा। बट अगर सर्कुलर पाथ में देखो, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर पोजीशन पकड़ूं और एक यहाँ पर पकड़ूं। ठीक है, एक्सिस एक ये होगा और एक ये होगा, इसके लिए एंगल होगा फॉर एग्जाम्पल φ1 और इसके लिए होगा φ2। ठीक है, बट रेडियस तो सेम है, जो लेंथ है वो सेम रहेगा, रेडियस के इक्विवेलेंट आर ही रहेगा, बट यहाँ पर रेडियस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। लाइक जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ, एक तो एंगल चेंज होता है। ठीक है, एक तो क्या चेंज होता है, एक तो एंगल चेंज होता है और एक रेडियस भी चेंज होता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। बट सर्कुलर ऑर्बिट में क्या था, खाली एंगल चेंज होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, खाली एंगल चेंज होता है इस तरीके से। बट जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है वो तो इक्विवेलेंट टू रेडियस रहेगा, एंड रेडियस तो हर पॉइंट ऑफ द सर्कल में उसका लेंथ इक्वल होगा। और इलिप्स में डिफरेंट है, इलिप्स में दो डिफरेंट आ रहे हैं, एक एंगुलर और एक रेडियल। ठीक है, तो टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, समरफील्ड ने क्या किया, दो कंपोनेंट लिया। जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसके लिए दो कंपोनेंट लिया, समरफील्ड ने दो कंपोनेंट लिया। वन ऑफ द कंपोनेंट्स वाज रेडियल कंपोनेंट, जिसको हम लोग एनआर से रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर कंपोनेंट वाज एंगुलर कंपोनेंट, जिसको हम लोग के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर और लिख के यहाँ पे और लिख के n5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, n5 भी लिख सकते हैं। और एंगुलर कंपोनेंट को हम लोग एजिमुथल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। एंगुलर कंपोनेंट को एजिमुथल कंपोनेंट भी बोला जाता है। ईच कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस, ईच कंपोनेंट हैज डिफरेंट सिग्निफिकेंस। रेडियल कंपोनेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन ट्रैक करता है, इधर वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है या फिर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब क्या है रेडियल कंपोनेंट, हाँ यहाँ पर मैंने एक डायग्राम, वही वाला डायग्राम ऑलरेडी मैंने लाया था कि फॉर एग्जांपल एक फाई, तो इलिप्टिकल पाथ में क्या होगा, फाई भी चेंज होगा, रेडियस भी चेंज होगा हर पॉइंट पे फाई भी, जो एंगल है वो चेंज होगा और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो रेडियल कंपोनेंट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखेगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसके लिए आर कुछ ये होगा, एंड फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके लिए आर जो रेडियस है कुछ अलग होगा। तो यही रेडियल कंपोनेंट है कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हमको देखकर बताएगा। ठीक है, यही है सिग्निफिकेंस ऑफ हमारा रेडियल कंपोनेंट। और इसका वैल्यू डिफर करता है फ्रॉम 0 टू n-1। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हम लोग n = 5 के n = 5
के सेल के बारे में बात करें तो जो एनआर का वैल्यू होगा फॉर एन इज इक्वल टू 5, जो सेल नंबर 5 के लिए एनआर का वैल्यू होगा, इट विल रेंज फ्रॉम 0 to 1 2 3 एंड 4 तक, मतलब n-1 तक जो भी सेल नंबर होगा इससे एक घटाकर वहीं तक, लाइक फ्रॉम 0 टू वहीं तक एनआर का वैल्यू लाइक रेंज करेगा। ठीक है, ठीक है। जो दूसरा कंपोनेंट है दैट विल बी एंगुलर कंपोनेंट, या फिर उसको एजिमुथल कंपोनेंट बोलो, और यही एजिमुथल कंपोनेंट आगे जाकर एजिमुथल क्वांटम नंबर बना। एक समरफील्ड ने तो इसका नाम एजिमुथल कंपोनेंट दे दिया था, बट उसका जो वैल्यू आया ना वो थोड़ा बाद में चेंज हो गया। यहाँ पर उसका डिनोशन के है, और मॉडर्न क्वांटम नंबर में एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू भी थोड़ा डिफर करता है के से, मतलब एल होता है k-1। ठीक है, उसके बारे में बात करें, बट लेट अस फर्स्ट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एजिमुथल कंपोनेंट। ठीक है, तो एजिमुथल कंपोनेंट का काम क्या है? इट डिटरमाइंस द शेप एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट। अब इसेंट्रिसिटी क्या है? इसेंट्रिसिटी अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में समझाऊं आपको, ये द डिग्री ऑफ ओवलनेस ऑफ इलिप्स बताता है कि कितना ओवल है, मतलब सर्कल से उसका स्ट्रक्चर कितना डेविएट कर रहा है। ये इतना ओवल है, फॉर एग्जांपल वो इलिप्स कुछ इतना, मतलब समझाता हूँ, वो इलिप्स अगर फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, वो इलिप्स क्या इतना ओवल है या फिर इतना ओवल है? दिस इज एसेंट्रिसिटी, द डिग्री ऑफ द ओवलनेस ऑफ द इलिप्स को हम लोग इसेंट्रिसिटी से बताते हैं। ठीक है, लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझा दिया, ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और इसका जो वैल्यू है, जो एंगुलर कंपोनेंट का वैल्यू है, वो डिफर करता है फ्रॉम 1 to n। मतलब फॉर एग्जाम्पल सेल नंबर 5 के लिए हम लोग बात कर रहे थे ना, सेल नंबर 5 के लिए एग्जांपल लिया था। अगर सेल नंबर 5 है तो इसके लिए जो एजिमुथल कंपोनेंट है ना, जो k है या फिर n5 बोलो, उसका वैल्यू रेंज करेगा फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5, मतलब n के वैल्यू तक उसका 1 से लेके n तक उसका वैल्यू रेंज करेगा। ठीक है, समझे? और अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, ये जो nr और k है ना, इनका अगर हम लोग सम कर देंगे, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में था। जो शेल नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 पे रिवॉल्व करे या फिर शेल नंबर 2 पे, यही शेल नंबर को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 2 कंपोनेंट बना दिया अकॉर्डिंग टू समरफील्ड्स मॉडल। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू समरफील्ड्स मॉडल n इज इक्वल टू, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू nr प्लस के। nr प्लस के मतलब इज इक्वल टू एक रेडियल कंपोनेंट एंड एक एंगुलर कंपोनेंट, और इसका वैल्यू रेंज करता है किस तरीके से, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ठीक है, ऑलरेडी आपको समझा दिया। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो इलिप्स होता है, इसका जो लाइक शेप होता है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है। मतलब जो ऑर्बिट हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू समरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, वो एक एलिप्स में रिवॉल्व करता है, एलिप्स स्ट्रक्चर में रिवॉल्व करता है, एलिप्टिकल पाथ में। तो ये जो एलिप्टिकल पाथ है, इसका जो शेप किस तरीके से होगा, इसका एसेंट्रिसिटी किस तरीके से होगा, कौन डिटरमाइन करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो एलिप्स होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 मेजर एक्सिस एंड 1 माइनर एक्सिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, मेजर एक्सिस वाज इक्विवेलेंट टू nr प्लस के, एंड nr प्लस के क्या होता है? nr प्लस के इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मेजर एक्सिस को हम लोग डायरेक्टली n से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो माइनर एक्सिस था वो k है, दैट इज एंगुलर कंपोनेंट या फिर एजिमुथल कंपोनेंट बोलो। k लिखो या फिर n5 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या है? दैट इज, लिखो अगर एजिमुथल कंपोनेंट, माइनर एक्सिस इज इक्विवेलेंट टू एजिमुथल कंपोनेंट, और जो मेजर एक्सिस इट इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो द शेप, नाउ the shape of ellipse is defined by the ratio of major axis and minor axis. ठीक है, and major axis का like significance क्या है? Major axis is equivalent to principal quantum number और minor axis is equivalent to azimuthal component. तो shape of ellipse क्या हो जाएगा? n by k, n बटा k। क्लियर है? So only when n is equal to k,
मतलब ओनली व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी इक्वल टू द एजिमुथल कंपोनेंट द ऑर्बिट बिकम सर्कुलर। जो बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, वो गलत नहीं था पूरी तरीके से, बट वो एक स्पेसिफिक केस था। कुछ स्पेशल केस में इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू एजिमुथल कंपोनेंट। ठीक है, तभी n बाई के क्या हो जाएगा, अगर n और k इक्वल है n बाई के 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने प्रीवियसली यही बताया था कि स्पेशल केस क्या है, जब माइनर और मेजर एक्सिस इक्वल हो जाएंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द ओनली व्हेन n इज इक्वल टू k द ऑर्बिट बिकम सर्कुलर एंड इन ऑल रेस्ट केसेस द ऑर्बिट विल बी एलिप्स। क्लियर है? तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से सेल नंबर पे कितने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हो सकते हैं और कितने सर्कुलर ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बिफोर मूविंग इनटू दैट मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, दैट इज अकॉर्डिंग टू समरफील्ड उन्होंने ये बोला कि जो शेल होता है ना, जो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ये मेन एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये मेन एनर्जी लेवल है और इसके अंदर शेल्स के अंदर हैव या फिर हैज लिखो, सिंगुलर है ना, हैज डिफरेंट सब शेल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल but this energy levels are closely related। मतलब क्या हुआ कि जो शेल होता है ना, जो शेल होता है वो एक मेन एनर्जी लेवल है और उसके अंदर डिफरेंट सबसेल्स होते हैं और वो डिफरेंट सबसेल्स जो एक सेल के अंदर होते हैं उनका एनर्जी डिफरेंट होता है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आप देख पाओगे। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड एनर्जीज डिफरेंस होते हैं, मतलब कुछ माइन्यूट डिफरेंस होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि n इज इक्वल टू 5, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, शेल नंबर 5 पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं n इज इक्वल टू 5 पे, उन सबका एनर्जी एकदम इक्वल नहीं होगा। कुछ कुछ डिफरेंस आप नोटिस कर पाओगे, दैट इज वो डिफरेंट सब सेल में होंगे एंड डिफरेंट सब सेल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, बट दोज आर क्लोजली रिलेटेड डिफरेंसेस। ठीक है, तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि कौन से शेल में कितने एलिप्टिकल ऑर्बिट और कितने सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसको समझते हैं पहले। नाउ फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 4, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हमने लिया है। ठीक है, तो व्हेन n इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यूज ऑफ k क्या है, एंगुलर कंपोनेंट या फिर एजिमुथल कंपोनेंट। ठीक है, तो द वैल्यूज ऑफ k मैंने क्या बताया था कि उसका रेंज कहां से कहां होगा, 1 से लेके n तक। यहां पर n का वैल्यू 4 है, तो द वैल्यू ऑफ k विल वेरी फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, सो द पॉसिबल शेप्स ऑफ द सबशेल्स कि जो n इज इक्वल टू 4 जो शेल नंबर है हमारा, नंबर 4 शेल में कितने पॉसिबल सबसेल्स होंगे और उनका पाथ किस तरीके से होगा, कौन सा एलिप्टिकल होगा और कौन सा सर्कुलर होगा, वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग। मैंने बताया था जो फॉर्मूला था, तो द शेप ऑफ द एलिप्स या फिर द शेप ऑफ द ऑर्बिट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो लेते हैं। दैट इज मेजर एक्सिस को मैंने बताया था वो n होता है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और माइनर एक्सिस हमारा k होता है, दैट इज एंगुलर कंपोनेंट या फिर एजिमुथल कंपोनेंट। तो n बाय k विल डिटरमाइन द शेप, इधर इट विल बी एलिप्टिकल, अगर दोनों का जो अगर माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस का वैल्यू डिफरेंट आता है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, अगर सेम आता है तो सर्कुलर ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। दैट इज n इज इक्वल टू 4 पे चार पॉसिबल केसेस आ सकता है। किस तरीके से, देखो, एक तो 4/1 आ सकता है। 4 क्या है हमारा, 4 तो कांस्टेंट है, ऊपर रहेगा 4, ऊपर n रहेगा, यहां पर n 4 है तो वो तो कांस्टेंट है, ऊपर चारों में 4 पॉसिबल है, 4 एक कांस्टेंट है। तो 4 बाय नीचे एक तो 1 हो सकता है, दैट इज वैल्यू ऑफ k इज वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। तो पहले ऊपर आ गया 4, उसके बाद नीचे k का वैल्यू पुट करो,
मैंने 1 पुट किया तो एक का आ गया 4/1, दूसरे का आ गया 4/2, तीसरे का आ गया 4/3 और चौथे का आ गया 4/4। तो लास्ट वाले केस में देखो, लास्ट वाले केस में देखो, जो 4/4 आया, 4/4 आया, उसका मतलब क्या है कि 4 जो मेजर एक्सिस का वैल्यू है वो भी 4 है और माइनर एक्सिस का जो वैल्यू है वो भी 4 है। तो दैट इज अ स्पेशल केस, दैट इज वो सर्कुलर हो जाएगा, वो सर्कुलर हो जाएगा और बाकी रेस्ट जो है वो एलिप्टिकल होंगे। तो यही 4 केसेस पॉसिबल होंगे। क्या और डिफरेंट केसेस आप लोग सोच सकते हो? नहीं, खाली यही 4 केसेस होगा। फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए यही 4 पॉसिबल सबशेल्स के शेप होंगे, ठीक है। तो उसमें से मैंने क्या बोला कि 3 एलिप्स होंगे, दैट इज 4/1, 4/2, 4/3, और लास्ट वाला 4/4 दैट इज सर्कुलर, क्योंकि यहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ इक्वल है। अच्छा, ये जो 4/1, 4/2 ये एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा ब्रीफली। दैट इज मैं अगर ये एक इलिप्स ड्रॉ करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4/1 का ड्रॉ किया, ठीक है, मैं 4/1 का ड्रॉ करता हूँ। 4/1 का मतलब क्या है, जो मेजर एक्सिस है उसका वैल्यू 4 है और जो माइनर एक्सिस है उसका वैल्यू 1 है। ठीक उसी तरीके से 4/2 का क्या होगा, जो मेजर एक्सिस वही रहेगा 4, क्योंकि मेजर एक्सिस मैंने बोला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमने यहाँ पर n का वैल्यू 4 लिया है, वो तो कांस्टेंट रहेगा और माइनर एक्सिस का वैल्यू चेंज होता जाएगा, ठीक है। 4/2, उसके बाद 4/3, उसके बाद 4/4। तो यही 4 केसेस पॉसिबल होते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला, दिस शोज दैट फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज शेल नंबर 4, देयर आर 4 पॉसिबल सबशेल्स एसोसिएटेड विथ इट। मतलब सेल नंबर 4 में 4 ही पॉसिबल सबसेल्स होंगे, उसमें से 3 एलिप्टिकल होंगे और एक सर्कुलर होगा, आउट ऑफ विच 3 एलिप्टिकल एंड 1 इज सर्कुलर। कुछ इस तरीके से शेप होगा, कुछ इस तरीके से शेप होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस हमारा इधर है। तो पहला जो मैंने बताया था, जो पहला सेल होगा कुछ इस तरीके से 4/4, ये सर्कुलर होगा, स्पेशल केस है। ये देखो कि 4/3 है, उसके बाद ये 4/2 है, उसके बाद ये 4/1 है। क्लियर है, कुछ इस तरीके से है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 5। सेम उसी तरीके से आपको ब्रीफली बता देता हूँ, सेम उसी तरीके से आप अच्छे से कर सकोगे। समझा दिया मैंने लास्ट n इज इक्वल टू 4 में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। दैट इज व्हेन n इज इक्वल टू 5 के लिए मैं बता देता हूँ एक बार। n इज इक्वल टू 5 है जब द वैल्यू ऑफ k कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। सो द पॉसिबल शेप ऑफ सबसेल्स। अब ये सोच लो कि जो शेल नंबर होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ सबसेल्स होते हैं, ठीक है। सेल नंबर, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक है ये तो, लाइक नोन ही है। दैट इज शेल नंबर इज इक्वल टू पॉसिबल 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 क्या बोल रहा हूँ, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेल्स, ठीक है। तो जो सेल नंबर है दैट इज इक्वल टू पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेल्स, ठीक है। समझते हैं, इसको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। तो क्या होगा, पहला वाला क्या हो जाएगा 5/1। मेजर एक्सिस का मैंने बोला था वैल्यू होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 5 है, तो ऊपर रह जाएगा 5। तो पांचों केस में ऊपर 5 ही है, 5 ही है, 5 ही है, 5 है, ठीक है। नीचे का वैल्यू चेंज करेगा, वो रेंज करेगा फ्रॉम 1 से लेके 5 तक, दैट इज द वैल्यू ऑफ के। तो पहला केस में 5/1 एलिप्स होगा, उसके बाद 5/2 ये भी एलिप्स होगा, 5/3 ये भी एलिप्स होगा, 5/4 ये भी एलिप्स होगा। खाली लास्ट वाला केस दैट इज 5/5 ये सर्कुलर होगा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि दिस शोज दैट फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज शेल नंबर 5, there are 5 subshells, 5 possible subshells associated with it, that is शेल नंबर 5 में 5 पॉसिबल सबसेल्स होते हैं। आपको मैंने एक शॉर्ट सा फॉर्मूला बता दिया कि जो सेल नंबर है ना उतना ही पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेल नंबर m है, तो m नंबर ऑफ सबसेल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड 5 cells are associated with, out of which 4 are elliptical and 1 is circular, 1 is circular। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छे से बता दिया, आई होप दिस इज क्लियर। आपके लिए होमवर्क भी दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क आप लोग फॉर n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8 ये करके आना, ठीक है। n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 8 के लिए करके आना। क्या करना है आपको, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेल्स
possible number of subcells and its type, मतलब एलिप्टिकल है या फिर सर्कुलर है, ठीक है, एलिप्टिकल होगा या फिर सर्कुलर होगा। चलो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ समरफेल्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ समरफेल्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसको समझ लेते हैं। एप्लीकेशन, जो पहला एप्लीकेशन है, इट एक्सप्लेन्स द फाइन लाइंस इन स्पेक्ट्रम। अब फाइन लाइंस इन स्पेक्ट्रम क्या होता था, बता दिया था लाइक एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि जो जब बोर ने बोला था कि फॉर ईच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक स्पेक्ट्रल लाइन आता है, ठीक है, फॉर ईच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, और इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, वो कुछ अमाउंट ऑफ वेवलेंथ रेडिएट करता है। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पे आया है, वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ वेवलेंथ वो रेडिएट करेगा, तो वही हम लोग फॉर एग्जांपल वो x अमाउंट ऑफ वेवलेंथ रेडिएट किया, तो हम लोग स्पेक्ट्रम में एक x वेवलेंथ का कलर ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला, बोर ने बताया था फॉर ईच ट्रांजिशन, ये एक ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो फॉर ईच ट्रांजिशन एक फाइन स्ट्रक्चर आएगा, एक फाइन लाइन आएगा, मतलब एक ट्रांजिशन के लिए एक लाइन। बट अपन क्लोज ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि ये जो फाइन लाइन था ना, ये एग्जैक्टली फाइन नहीं था, बट उसमें लाइक कुछ कलेक्शन ऑफ लाइंस थे, मतलब ये जो कलर था उसमें और सारे लाइक फ्यू डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, और वो एक लाइक कलेक्टिवली एक लाइन बना रहे थे, जिसको बोर ने एज्यूम किया था एक शार्प लाइन है, बट वो कलेक्शन ऑफ लाइंस था, ठीक है, अपन क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो उसको समझाने के लिए, एंड दैट इज नोन एज हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, तो उसको समझाने के लिए समरफेल्ड ने अपना मॉडल दिया था। दैट इज, यहाँ पे देखो, ये वाला कॉपी कर लेता हूं मैं एक बार मैं कॉपी कर लेता हूं, एक मिनट दीजिए मुझे, आपको समझा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो, तो उसको उन्होंने किस तरीके से समझाया, कुछ इस तरीके से समझाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये n इज इक्वल टू 4 के लिए है, ये n इज इक्वल टू किसके लिए, एक मिनट देख लेता हूँ, 1 2 3 4, तो ये n इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, n इज इक्वल टू 4 पे ये वाले सबसेल पे है, और यहाँ पर वो n इज इक्वल टू 2 पे जा रहा है, ऊपर नहीं नीचे बनाता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे, सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये वाला n इज इक्वल टू 3 है और वो n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 पे जो n इज इक्वल टू 2 पे वो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ये वाले सबसेल से आ सकता है, या फिर वो ये वाले सबसेल से आ सकता है, या फिर ये वाले सबसेल से आ सकता है, या फिर ये वाले सबसेल से आ सकता है। तो फॉर डिफरेंट सबसेल एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ पर रेडिएट करेगा, और जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वो वेवलेंथ रेडिएट कर रहा है उनका डिफरेंस क्या ज्यादा होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने जब आपको बताया था कि जो सेल होता है उसके अंदर जो सबसेल्स होते हैं वो होते तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के होते हैं, बट वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। तो जो एनर्जी वो रेडिएट करते हैं आफ्टर ट्रांजिशन, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ पर गिरा n3 से n2, तो ये फॉर एग्जांपल कुछ x रेडिएट किया, जब ये वाले सबसेल से वो आके n2 पे गिरा वो कुछ y रेडिएट करेगा, वो कुछ y रेडिएट करेगा, वो कुछ y रेडिएट करेगा, और ये जो x और y है ना, ये क्लोजली एसोसिएटेड वेवलेंथ्स होते हैं। तो ये जब हम लाइक नेकेड आई से देखते हैं, लाइक ऑन लाइक आउटर ऑब्जर्वेशन, ये एक फाइन लाइन की तरह हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, बट अपन क्लोज ऑब्जर्वेशन जब अपन अच्छे से एक अच्छा माइक्रोस्कोप यूज करके देखते हैं तो वी कैन डिफरेंशिएट कि हाँ, कि एक्स और वाई एकदम सेम तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस एनर्जी के होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट एनर्जी के होते हैं। दैट इज हाउ समरफेल्ड एक्सप्लेन दिस हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन था समरफेल्ड का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया, अगर नहीं समझा देन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट वंस अगेन, समझ जाओगे। इवन इफ अगर डाउट होता है देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इट। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑर्बिट, इज मेड अप ऑफ डिफरेंट elliptical orbits possessing unequal energies, that is subcells arise within the same cell। ये बता दिया मैंने ऑलरेडी। thus electron present in the same orbit or shell do not possess same energy, क्योंकि एक सेल में कई सारे सबशेल्स होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल N=4 में 4 सब शेल्स हैं, तो जो लाइक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो मे बी सब शेल नंबर 1 पे पाया जा सकता है, 3 पे पाया जा सकता है। तो इसीलिए लाइक एक ही शेल में वो प्रेजेंट होते हैं, बट सारों का एनर्जी पूरा एकदम इक्वल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। आई हैव ऑलरेडी मेड यू क्लियर दिस, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मेड दिस क्लियर। अब लिमिटेशंस के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। तो लिमिटेशन क्या हुआ, लिमिटेशन ऑफ समरफेल्ड में या लिमिटेशन में क्या आ गया कि आफ्टर एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल स्टडीज ऑन वेव मैकेनिक्स इट शोड दैट द एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो एजिमुथल कंपोनेंट हमने बताया था दैट इज के, जो माइनर एक्सिस का वैल्यू था, ठीक है, जो माइनर एक्सिस का वैल्यू था, इट्स वैल्यू का क्या बोला था मैंने, उसका जो रेंज करेगा, उसका जो वैल्यू रेंज करेगा, इट विल रेंज फ्रॉम 1 से लेके n का वैल्यू तक। बट जब लाइक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन वेव मैकेनिक्स किया गया, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू वाज बिटवीन 0 to n-1 एंड नॉट n। 1 से लेके n नहीं था, 0 से लेके n-1 तक था उसका वैल्यू, एंड नॉट 1 से लेके n तक, ठीक है। एंड द न्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय l। वहां पर हमने k से रिप्रेजेंट किया था, समरफेल्ड ने k से रिप्रेजेंट किया था, बट मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के लेके आते ही उसको हमने l से रिप्रेजेंट किया, और उसका वैल्यू वाज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो l का वैल्यू आया इट वाज इक्विवेलेंट टू k-1, ठीक है। और एक क्या लिमिटेशन था, that is it could not explain the number of electron that can be accommodated in an orbit। क्लियर है, ये एक लिमिटेशन था। और जो लास्ट लिमिटेशन था that is it could not explain the Zeeman or Stark effect। Zeeman और Stark effect still like the Sommerfeld could not explain it। बोर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये वाला लाइक इफेक्ट, और समरफेल्ड भी नहीं कर पाए। स्टार्क इफेक्ट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और ये था मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप दिस इज क्लियर। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर सीइंग द लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ लिया होगा, एंड बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट।